नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे एक्ट्रेस और डायरेक्टर आकृति सिंह से। आकृति सिंह ने शुरुआत अभिनय से किया। टीवी सीरियल मिस्टर एंड मिसेज इलाहाबाद वाले में एक्टिंग की है, तो धारावाहिक मेरे अपने में विनोद खन्ना और स्मृति ईरानी की बेटी का किरदार निभाया है। तो फिल्म जरा संभाल के फोटोग्राफ पप्पू स्पाथ में भी एक्टिंग की है। वहीं फिल्म बैंक चोर और थ्री स्टोरीज में रिपोर्टर की भूमिका निभाई है। तो फिल्म हर किस्से के हिस्से कामयाब में टीवी होस्ट का किरदार निभाया है। आकृति सिंह ने वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शेडो में अभिषेक बच्चन के साथ अहम भूमिका निभाई है। आकृति सिंह फिल्म तूफान मेल की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लीड एक्ट्रेस भी हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय और डायरेक्शन के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रही है अभिनेत्री और निर्देशिका आकृति सिंह। आकृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। शुक्रिया भागीरथ, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। जी आकृति जी, अभी आप एज ए अभिनेत्री और एज ए डायरेक्टर भी आप काम कर रही हैं, तो शुरुआत वैसे कैसे हुई आपकी? मुझे लगता है कि शुरुआत जो है वो आपके अभिनय से हुई है, लेकिन फिर कब आपको, किस उम्र में, आपको स्कूल में थे, आप कॉलेज में थे, कि आपको लगा कि मुझे भी इस फील्ड में जाना है, एक्ट्रेस बनना है और आगे जाके मुझे डायरेक्टर बनना है? भागीरथ एक्चुअली कॉलेज में भी नहीं, मैं तो 5 साल की थी जी। जब मैं स्कूल जाती थी, रिक्शे से, हरिद्वार में रहती थी। हाँ। साइड में ना पोस्टर्स लगे होते थे, दीवारों पे फिल्म के पोस्टर्स लगे होते थे जी। तो मुझे वो बहुत फैसिनेट करते थे। मैं एकदम छोटी बच्ची थी और मुझे लगता था ये कौन सी दुनिया है, ये कैसी दुनिया है। हाँ। मुझे इसका हिस्सा बनना है और मुझे हीरोइन बनना है। मतलब तब तो मतलब वो जो जिस तरीके से हीरोइन ड्रेसअप होती थी, जितनी खूबसूरत दिखती थी, तो वो सब देख के श्रीदेवी को, माधुरी दीक्षित को देख के लगता था वाह, ये एक कोई प्रोफेशन है जो शायद बहुत इंटरेस्टिंग होता होगा। ये फॉलो करेंगे तो लाइफ बड़ी अच्छी होगी। तो मुझे तो 5 साल की थी तब से शौक था। अच्छा, 5 साल में आपने कहा जब हरिद्वार में थे, आप रिक्शे से जाते थे, तो कोई धुंधली तस्वीर आपको याद है कि दीवारों में कौन से फिल्म के पोस्टर्स लगे रहते थे और किन हीरोइन को देखकर आपको लगता था कि मुझे भी अभिनेत्री बनना है? देखिए, मुझे एग्जैक्टली फिल्मों के नाम तो नहीं याद है, बट मुझे इतना याद है कि माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी के पोस्टर्स हुआ करते थे। जी। तो मुझे लगता है उनके जो फेमस गाना है 1 2 3 4, उसमें आपने बहुत बहुत आपने उसमें एक्टिंग किया होगा। आपने स्कूल में या कॉलेज में या जब भी फैमिली फंक्शन होता आप उसमें जरूर डांस करती होंगी आप, 1 2 3 4। बिल्कुल। इनफैक्ट घर पे जब मेहमान आते थे ना, जी। तब मम्मी पापा वगैरह जैसे बोलते हैं ना, बेटा डांस करके दिखाओ, तो 1 2 3 4 से ज्यादा वो भी, और ये हवा हवाई जो श्रीदेवी का गाना था, नक्का चिक्की जी जी वो। जी जी। जी, ये तो रहा बचपन का, कि बचपन की बात आपने जिक्र किया कि उस वक्त से आपको लगता था, लेकिन फिर एक क्या होता है कि जो एक एक्टिंग है, इसके लिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ता है आपको। तो फिर वो कब था कि आपने कैसे शुरुआत की आपने, कि आप एक्टिंग क्लास गए, आपने रंगमंच शुरू किया, कैसे शुरुआत हुई आपकी एक जो प्रोफेशनल एक्टिंग की होती है? तो भागीरथ, मैंने आर्किटेक्चर पढ़ा है, तो उसके बाद कॉलेज खत्म करने के बाद मैंने जानबूझकर बॉम्बे में ही जॉब लिया, ताकि, क्योंकि जहां से मैं आती हूँ वहां तो कुछ भी ऐसा नहीं था। मतलब फिल्म या इवन नाटक के बारे में भी ज्यादा पता नहीं था, रास्ता भी नहीं पता था कैसे जा सकते हैं। बट मैं तो वो जो 5 साल की बच्ची ने जो मन में ठाना हुआ था वो लेके मैं बॉम्बे आई। पहला मैंने जॉब शुरू किया तो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, तो मैंने थोड़ा नेट वगैरह पे सर्च करके एक्टिंग क्लासेस ढूंढी। तो क्रिएटिंग कैरेक्टर्स एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं सैटरडे संडे एक्टिंग का कोर्स करने लगी। वहां से धीरे धीरे मुझे पता चला कि अच्छा ऑडिशंस देने होते हैं, अच्छा टीवी के लिए इन लोगों से जाके मिलो, यहाँ पे ऑडिशंस दो, फोटोज खिंचवाओ। तो वो सब धीरे धीरे मैंने किया और देन आई गॉट माई ब्रेक इनटू टेलीविजन। तो मैंने पहले टेलीविजन करना शुरू किया और बहुत कुछ मैंने टेलीविजन करते करते सीखा है। वो कौन सा टीवी सीरियल था आपका सबसे पहला टीवी सीरियल कैसा, कौन सा था और कैसे उसमें आपको ब्रेक मिला? तो मेरे अपने एक सीरियल आता था, स्मृति ईरानी प्रोड्यूसर भी थी उसमें और वो एक्ट भी करती थी और विनोद खन्ना भी थे। तो वो कोई एक लड़की ढूंढ रही थी जो उनकी बेटी का, छोटी बेटी का रोल प्ले करना था। उनकी ऐसी बड़ी सी फैमिली थी उस शो में।
तो उन्होंने बहुत सारी लड़कियों के ऑडिशंस लिए थे, मतलब समझिए अराउंड 200 लोगों के ऑडिशंस लिए थे। एंड एक कोई कास्टिंग वाले थे जिनके पास मेरा कोई पुराना ऑडिशन पड़ा हुआ था, तो उन्होंने स्मृति जी को वो दिखा दिया कि ये देखिए ये भी एक लड़की है। तो एक्चुअली मैंने उनके शो के लिए ऑडिशन नहीं दिया, कोई पुराना ऑडिशन देख के ही उन्होंने मुझे फिर सेलेक्ट कर लिया कि ओके आकृति को बुला लो, इससे मिल लेते हैं। दैट्स हाउ आई गॉट दैट। बिल्कुल। तो विनोद खन्ना जी को आपने बचपन में आपने उनको बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, स्मृति ईरानी जी को भी आपने देखा होगा। जब उनकी बेटी का किरदार करने को आपको मौका मिला, तो और जो पहला दिन था आपका शूटिंग का, कैसे कितना एक्साइटेड थे आप उसके लिए, और क्या कुछ आप बहुत कुछ मुझे लगता है सोच कर गए होंगे कि जब आप विनोद खन्ना जी से मिलेंगे तो आप ये बोलेंगे, और स्मृति ईरानी जी से मुलाकात करेंगे तो आप ये कहेंगे, तो कुछ तो आपने सोचा होगा। और पहला दिन कैसा एक्सपीरियंस था और क्या कुछ आपकी उनसे बातें हुई पहले दिन? तो भगीरथ एक्चुअली तो मतलब ये सोचने से ज्यादा कि मैं इनसे मिलूंगी तो क्या बोलूंगी, मुझे तो ये टेंशन थी कि भाई मुझे आज एक्ट करना है, मुझे जाके मेरा कैरेक्टर करना है। हाँ। तो वो दिमाग तो इतना हावी था वो प्रिपेयर करना कि शायद ये नर्वसनेस, ये एक्साइटमेंट कुछ थोड़ा सा उसकी निचली तह पे आ गया था। एंड ऊपर से ऐसा हुआ कि जब ये लोग मुझे मिले, दोनों ही इतने सहज थे और इतने प्यारे लोग थे कि उन्होंने मुझे ऐसा फील ही नहीं कराया कि मैं कोई नई इंसान हूँ जो उनके साथ। इनफैक्ट विनोद जी तो सबके लिए, मतलब जो उनका डब्बा आता था घर से, वो पूरे ट्रिप से ले आता था। तो हम एक्टर्स उनकी वैनिटी वैन में बैठ के उनके साथ लंच करते थे, तो और बहुत ही टेस्टी खाना आता था उनके घर से। तो मतलब इन लोगों ने ऐसा कुछ फील ही नहीं कराया भगीरथ की मैं कोई नई इंसान हूँ। एंड वो एकदम स्मूथली निकल गया। और शुरू में कुछ सीन्स भी मेरे ऐसे थे कि मेरे डायलॉग्स नहीं थे, मैं हॉस्पिटल में ही आई हैव लॉस्ट माय मेमोरी, तो शुरू के सिर्फ एक्सप्रेशंस थे, तो वो थोड़ा इजी था। बिल्कुल। अच्छा, तो स्मृति ईरानी जी अभी बात करें तो अभी एक बहुत बड़ी राजनेता हैं वो, और केंद्र में मंत्री भी हैं। तो क्या उस नाटक के बाद, जब आपने टीवी सीरियल किया, उसके बाद जब वो राजनीति में गई, उसके बाद कभी आपसे उनकी मुलाकात हुई? हाँ नहीं भागीरथ, इसके बाद मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। मेरे पास नंबर है उनका, बस मैंने कभी फोन वगैरह मैसेज वगैरह नहीं किया उसके बाद। चलिए, बहुत बढ़िया। आई थॉट बिजी होंगी, शी बिजी विद हर रोल। आई एम लाइक रियली प्राउड ऑफ हर। मतलब मैंने उन्हें सेट पे देखा है, वो बहुत पढ़ती थी, मतलब इतनी ऐसी मोटी मोटी किताबें शॉर्ट्स के बीच में स्मृति भी पढ़ रही होती थी। तो मुझे तो बहुत ही इंस्पायरिंग और फैसिनेटिंग लगता था। अच्छा, कभी जब आप उनके साथ शूटिंग करती थी स्मृति जी के साथ, तो कभी उन्होंने जिक्र किया था कि वो राजनीति में जाएंगे, पॉलिटिशियन बनेंगी, पॉलिटिक्स में जाएंगे? कभी कोई जिक्र किया उन्होंने, और आपको लगा कि कभी आगे चल के ये फील्ड छोड़कर वो अभिनेत्री से वो नेत्री बन जाएंगी? नहीं भागीरथ, मेरे सामने ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ। दूसरा ये है कि ज्यादा बातें करने का हमें मौका नहीं मिलता था, क्योंकि टीवी सीरियल की शूट थोड़ी फास्ट होती है, बहुत सारे सीन्स एक दिन में करने होते हैं। तो वो सेट की स्ट्रेस, सेट के सीन्स की स्ट्रेस, रेडी होने की, वो सभी इतनी ज्यादा रहती है कि पर्सनल बातें कुछ ज्यादा हुई नहीं। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा ही लोकप्रिय सीरियल था मिस्टर एंड मिसेस शर्मा इलाहाबाद वाले। इसमें भी आपने एक्टिंग की, तो थोड़ा डिफरेंट किस्म का थी, एक सीरियल था, इसमें डिफरेंट किस्म की कॉमेडी थी, इसमें दिव्यांका त्रिपाठी थी इसमें। तो कैसा इसमें एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक तो बहुत बड़े स्टार के साथ आप उनकी बेटी बनी हुई है, और फिर एक कॉमेडी सीरियल, थोड़ा सा एक डिफरेंट जोनर हो जाता है। तो कैसा इसमें एक्सपीरियंस था आपका? तो भागीरथ, मैंने पहली बार कॉमेडी कर रही थी शो में, तो पहले कॉमेडी नहीं की थी। तो हालांकि मैं तब तक काफी सीरियल्स कर चुकी थी, बट बहुत डर लगा था कि कॉमेडी होगी क्या मुझसे। मतलब मुझे अब समझ में आया है कि कॉमेडी ना, मतलब एक्टिंग का शायद मतलब चरम है। अगर कोई एक्टर कॉमेडी कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बहुत ही विसरल रिएक्शन है ना, हंसना। मतलब झूठी हंसी तो कोई हंसेगा नहीं, तो फिर जब हंसी आएगी तब हंसेंगे। तो वो बहुत आपको ऑनेस्ट होके करनी पड़ती है। मतलब तो बहुत इंटरेस्टिंग था वो भी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। मेरा कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, जो शाहरुख खान के पीछे पागल है ये कैरेक्टर, और छोटे शहर से बम्बई आया है, तो मैं थोड़ा रिलेट भी कर सकती थी, क्योंकि मैं खुद एक छोटे शहर से आई हूँ। और बाकी राजेश भी थे इसमें, और दिव्यांका भी थी, और दोनों ने, क्योंकि राजेश तो बहुत कॉमेडी कर चुके थे, रोशनी चले, तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मतलब दोनों ही। अच्छा, उनका एक बड़ा ही फेमस किरदार है मोमा वाला,
तो जब आप उनके साथ ये सीरियल कर रहे होंगे तो वो जहन में मुझे लगता है वो किरदार जरूर आता होगा उनके, आपके जहन में जरूर आता होगा जब आपके सामने रहते होंगे तो मामा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो कई बार जाकर के यूट्यूब पे राजेश के पुराने क्लिप्स भी देखती थी जस्ट टू सी कि वो कैसे कर रहे हैं, जी। मतलब वो कॉमेडी कैसे कर पा रहे हैं। और बाकी सेट पे दिव्यांका और राजेश दोनों ने ही ना बहुत, मतलब हम लोग कई बार सीन पढ़ते थे, कई बार उसमें अपनी कुछ इम्प्रोवाइजेशन करते थे कि भाई और क्या ऐड कर सकते हैं जी। और कैसे फनी बना सकते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। अच्छा, उसके बाद फिर फिल्मों का सफर कैसे आपका शुरू हुआ? फिल्मों, क्योंकि आप सीरियल लगातार आप कर रहे थे, फिर क्या आपने सोच के रखा था, या आप जब मुंबई आए थे उस वक्त आप फिल्म करने आए थे, या आपने सोच के रखा था कि पहले टीवी सीरियल में जाऊंगे उसके बाद फिर फिल्मों में जाऊंगे? एक्चुअली ऐसा सोचा तो मतलब डेफिनेटली फिल्म नहीं करनी थी, बट ये था कि रास्ते नहीं पता होते और आपने अलग अलग स्टोरीज सुनी होती है कि भाई फिल्म में जाने का तो कोई रास्ता नहीं है, ये है वो है, तो मुझे मेरे सामने जो आता गया, जो मेरे लिए बेस्ट था वो मैं करती गई। बट डेफिनेटली मेरा एम तो फिल्म करना ही था है। तो उसके बाद मैं टीवी किया मैंने काफी टाइम, बट फिर मैं एक टाइम के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि एज एन एक्टर मैं टीवी में ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट लिमिटेड है, जिस तरीके से शूट करते हैं वो लिमिटेड है। तो मैंने टीवी बंद करके थिएटर करना शुरू किया। तो उल्टा होता है जनरली लोग हाँ बिल्कुल, कि शुरुआत थिएटर से करते हैं, उसके बाद फिर हम कोई टीवी सीरियल या फिल्म कर रहा होता। आपने टीवी सीरियल कर लिया, इतने बड़े बड़े शोज आपने कर लिए, फिर आप रंगमंच में गए आप। लेकिन अच्छा है, क्योंकि रंगमंच ऐसा है कि रंगमंच आपको और निखारता है, और मुझे लगता है सिर्फ रंगमंच नहीं, आप जितना जो भी काम करें वो आपको उतना ही और एक्सपीरियंस आपको देता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरी जो टीवी की ट्रेनिंग है उसकी वजह से ही मैं फिल्म डायरेक्ट कर पाई, क्योंकि मैं सेट पे इतना ज्यादा रही हूँ, मैंने इतने सारी चीजें होती हुई देखी है कि वो मुझे नया नहीं लगता है, मतलब आई एम यूज्ड टू इट। तो खैर एनीवे, इसके बाद थिएटर करना शुरू किया। फिर थिएटर करते करते बीच में कभी ऑडिशन के कॉल आते थे तो टीवी के मैं जनरली मना कर देती थी कि मैं नहीं कर रही हूँ अभी, बट किसी फिल्म के लिए होता था तो मैं ऑडिशन देती थी और उनमें से कोई भी जो भी सिलेक्ट हुआ वो सब फिल्में करती गई, तो ऐसा रहा। तो कौन सी वो पहली फिल्म थी आपकी जिसमें आपने अभिनय किया, और कैसे उसमें मौका मिला फिल्म में? तो जरा संभल के एक फिल्म है जो शायद आई थिंक वाइडली अवेलेबल नहीं है, तो मैं सोशल वर्कर बनी हूँ और हमने महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सांगली वगैरह वहां पर शूट किया है। तो उसके राइटर थे जो मुझे थिएटर पे ही मिले और उनसे थोड़ी बातचीत शुरू हुई, तो उन्होंने अपनी ये स्क्रिप्ट सुनाई जिसमें एक सोशल वर्कर का कैरेक्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग था, एंड उनकी स्क्रिप्ट भी मुझे इंटरेस्टिंग लगी। तो वहां से वो जरा संभल के फिल्म का किस्सा शुरू हुआ और वो पहली फिल्म थी जो मैंने जी। अच्छा, उसके बाद एक फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई थी कुछ साल पहले, फोटोग्राफ, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे। थोड़ी एक डिफरेंट किस्म की फिल्म थी, तो उसमें कैसा आपका एक्सपीरियंस था? क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ आपके संवाद थे? कैसा एक्सपीरियंस था? मुलाकात तो हुई होगी जरूर सेट में उनके साथ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मुलाकात हुई, बट उनके साथ मेरे कोई संवाद नहीं थे, मेरे सीन थे उनके साथ। फोटोग्राफ का एक्सपीरियंस बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बिकॉज जो डायरेक्टर थे रितेश बत्रा, जिन्होंने लंच बॉक्स भी बनाई है इससे पहले, तो बाकी डायरेक्टर्स से उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग था। वो बहुत डिटेल में काम करते थे, डिटेल छोड़िए वो बहुत सहज थे सेट पे, मतलब उन्हें पता था कि उन्हें कैसा सीन चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। तो उसमें ना मैं और सानिया मिर्जा, हम लोग सीए के स्टूडेंट्स बने, हम लोग सीए की कोचिंग जाते हैं। तो एज प्रिपरेशन उन्होंने, रितेश बत्ता ने हमको एक्चुअली सीए क्लासेस में भेजा। अच्छा। तो हम लोग सीए की क्लासेस होते थे। कितने दिन गए आप सीए क्लास में? आप जी, कितने दिन सीए क्लास में गए थे आप रियल के? 3-4 दिन। अच्छा। कुछ सीखा नहीं, लेकिन एक माहौल पता चला ना कि टीचर किस तरीके से बात कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो सब पीछे बैठ के हम लोग देखते रहते थे। मतलब हम लोग 3-4 दिन सीए की क्लास। अच्छा आकृति जी, इसमें मैं जरूर एक चीज कहना चाहूंगा। जब हमको पता है कि जिस क्लास में हम जा रहे हैं उस क्लास का हमको एग्जाम नहीं देना है, तो हम बड़े फ्री होते होंगे, तो ज्यादा मस्ती के मूड में तो ज्यादा रहते होंगे, क्योंकि पता है जो टीचर पढ़ा रही है वो हमें समझ में आया चाहे नहीं आया, क्योंकि हमको एग्जाम तो देना नहीं है। और बाकी सब स्टूडेंट्स आपके साथ बैठे हैं वो बिल्कुल सीरियस पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आप लोग मस्ती और खराफाती तो जरूर करते होंगे उन 3-4 दिनों में। नहीं भागीरथ, हम बिल्कुल मस्ती नहीं करते थे।
क्योंकि हमारा एग्जाम उससे भी बड़ा था। अच्छा। क्योंकि मुझे तो प्ले करना था ना सीए स्टूडेंट को, आप यकीन मानिए हम तो कॉन्स्टेंटली बस ऑब्जर्व करते रहते थे कि कितना लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, हाँ। कैसे बिहेव करते हैं, कितने सिंसियर है। मतलब वो एज एन एक्टर आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व Okay. कर रहे होते हैं। हाँ। तो वो सब सीरियस पढ़ाई कर रहे थे और आप उनको सीरियसली ऑब्जर्व कर रहे थे, इसलिए हम मस्ती नहीं हो पाई इस बहुत बीच में। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सीरियसली ऑब्जर्व कर रहे थे। जी। अच्छा, एक तरफ तो आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फोटोग्राफ में आपने काम किया, दूसरी तरफ रितेश देशमुख है जिनको हमने टीवी में हमेशा मस्ती करते हुए देखा है, और मुझे लगता है कि वो ऑफ द कैमरा भी शायद बहुत मस्ती करते होंगे, क्योंकि उनकी रील्स हमने देखे हैं, उनकी वाइफ जेनेलिया के साथ बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े मजेदार होते हैं। तो बैंक चोर में आपने उनके साथ काम किया, टीवी रिपोर्टर आप बनी है, तो जैसे वो मस्ती करते हैं ऑन स्क्रीन, वैसे ही क्या ऑफ स्क्रीन में मस्ती करते हैं? हाँ करते हैं, मतलब मैंने ज्यादा नहीं देखी क्योंकि हम वो है, मतलब दरअसल क्या होता है कि सेट पे इतने सारे फैक्टर्स होते हैं हाँ। कि आप ना उसी में बहुत उलझे रहते हैं कि भाई सब चीज। हम लोग आउटडोर शूट करते थे जी। ये वाले जो रिपोर्टर्स वाले सीन थे, और हम टाउन में शूट करते थे, तो वहाँ पे रोड ब्लॉक वगैरह किए हुए थे, तो परमिशन वगैरह जितने टाइम की थी, तो ये चल रहा था कि बस ये सीन हो जाए टाइम पे और एक दिन और ना ऐड हो, तो सब ना उसी में लगे हुए थे, तो इतनी मस्ती मैं नहीं देख पाई थी। बिल्कुल। तो मुझे ये अभी जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप काम को लेकर बहुत ज्यादा आप सिंसियर हैं, इसलिए मस्ती से ज्यादा आपका काम, आपका जो ध्यान है वो काम पर रहता है, और शायद यही वजह है कि आप एक अभिनेत्री से आप निर्देशिका भी बनी है। तो मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जो डायरेक्टर बनने का जो ये सपना था आपका, क्या शुरू से ही था कि जब आप इस एक्टिंग की दुनिया में आई थी, या 5 साल की जब आप छोटी सी बच्ची थी उस वक्त आपको एज ए एक्ट्रेस तो बनना चाहती थी आप, तो क्या उस वक्त आपके जहन में था? मुझे लगता है शायद उस वक्त के बच्चों को तो शायद ज्यादा पता नहीं रहता होगा कि डायरेक्शन क्या है, बाकी चीज क्या है, लेकिन जो डायरेक्शन वाला जो एक जहन में एक आइडिया था, ये कब आया आपके? तो ऑनेस्टली ऐसा हुआ कि जब मैंने आके टीवी वगैरह करना शुरू किया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा पीछे क्या चलता है, पर्दे के पीछे क्या चलता है, वो थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके की कहानियां बन रही हैं या जो बातें हम बना के समाज में भेज रहे हैं, मुझे शायद कुछ और कहना है, मतलब मुझे कुछ अलग कहना है। एज एन एक्टर मुझे अलग तरीके के किरदार करने हैं, एज अ स्टोरी टेलर मुझे और ज्यादा बातें करनी है, और वो करने का तरीका ये सिर्फ एक्टिंग नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने एक हैंडी कैम खरीदा और मैंने धीरे धीरे ना शॉर्ट फिल्म बनानी शुरू करी, सिर्फ अपनी समझ के लिए, अपनी स्किल ठीक करने के लिए। तो ये जो मैंने आपको बताया कि मैं टीवी कर रही थी, फिर थिएटर कर रही थी, उसके पीछे मैं धीरे धीरे ना कुछ शॉर्ट फिल्म शूट कर रही थी, एडिटिंग सीख रही थी खुद ही, अपने आप ही, मतलब कहीं गई नहीं, मैंने खुद ही यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के एडिटिंग सीखी, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज किए फिल्म के बारे में, क्योंकि फिल्म से तो फैसिनेशन है ही ना। तो ये जानने की वो बहुत ललक हुई कि कोई अच्छी फिल्म अच्छी क्यों होती है, मतलब कोई अच्छी कहानी अच्छी क्यों लग रही है, उसमें क्या चीज है जो इसको इतना अच्छा बना रही है। तो वो सब धीरे धीरे बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी। फिर जब मैं थिएटर कर रही थी तो मैंने नाटक लिखने भी शुरू किए। तो मेरी अपनी थिएटर कंपनी है, तो हमने 14 नाटक लिखे और प्रोड्यूसर डायरेक्ट करे 4-5 साल में। तो बहुत बहुत सारा काम वहाँ पे हो रहा था। तो पता नहीं, फिर अपने आप ही ऐसा हो गया कि चलो ये एक बहुत सुंदर कहानी मिली है जो रियल घटना पे बेस्ड है, इसको लिखते हैं और इसको बनाते हैं। और पूरी टीम तैयार थी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थिएटर कर रहे थे। तो और बाकी ये शॉर्ट फिल्म करके बहुत सारी क्राफ्ट पे भी समझ आ गई थी। तो मैंने ना, मतलब मेरा ऐसा सोचा समझा कोई डिसीजन नहीं था कि मैं डायरेक्टर बन जाऊं, राइटर बन जाऊं। बनना तो एक्टर ही चाहती थी, मैं एक्टर ही हूँ, बट पता नहीं कैसे वो अपने आप हो गया और शायद आगे भी ये चलता रहेगा। अच्छा, ये जो फिल्म है आपकी तूफान मेल, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और आप एक्ट्रेस भी हैं, एडिटर भी हैं, तो किस तरह की स्टोरी हम ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। और कैसे, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेडर आप कैसे, क्या आपको लग रहा था कि जो सारी चीज़ें मैं बेहतर अपनी फिल्म को समझ पाऊंगी, बेहतर बना पाऊंगी, इसमें आप इसलिए लीड एक्ट्रेस भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, निर्माता भी हैं और एडिटर भी हैं आप? जी जी, तो एक्चुअली भागीरथ हमने ना, मतलब ये फिल्म थोड़े अलग तरीके से बनी है। जनरली क्या होता है कि फिल्मों का बहुत बजट होता है, लाखों करोड़ों रुपए का। एंड मतलब मेरे आसपास भी लोग हैं जो स्टोरीज लिखते हैं, उसके बाद जाके प्रोड्यूसर ढूंढते हैं और फिर प्रोड्यूसर अप्रूव करता है, फिर फिल्म बनती है।
तो मैं ना बहुत क्या बोलते हैं कि इतना धैर्य नहीं है मुझ में, मतलब मुझे अभी चाहिए, अभी बनाना है। जी। तो वो अभी करने के लिए, मतलब अगर मेरे पास स्क्रिप्ट लिखी हुई है तो मुझे वो बनानी है बस। हाँ। तो ऐसा हुआ कि पैसे नहीं थे, मतलब तो सॉर्ट ऑफ एक तरीके से कहेंगे तो ये 0 बजट में बनी है फिल्म, बहुत कम पैसे में बनी है। तो क्योंकि पैसे नहीं थे तो मैं काम ना डेलीगेट नहीं कर सकती थी, मैं किसी और को एडिटर हायर नहीं कर सकती थी। बिल्कुल। और वैसे डायरेक्टर जो है एडिटर के साथ बैठता ही है बताने के लिए कि भाई कहानी ऐसे सुनाओ, ये सब। बिल्कुल। कि सॉफ्टवेयर कोई और ऑपरेट कर, मतलब हमेशा नहीं पर कभी कभी सॉफ्टवेयर कोई और ऑपरेट कर रहा होता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर मेरे लिए इजी है, क्योंकि आर्किटेक्चर में मैंने, मतलब जो अभी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर है उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर पे काम किया है, मतलब 3D मॉडलिंग की है, ऑटोकैड पे काम किया है। तो मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर बहुत इजीली आ जाता है, कोई उसमें मुझे तकलीफ नहीं होती है। तो क्योंकि बजट कम था तो मुझे बहुत सारे रोल फिल्म में खुद ही लेने पड़े। मतलब डेफिनेटली डायरेक्टर तो मैं खुद ही रहना चाहती थी क्योंकि मेरी स्टोरी है तो मुझे सुनानी ही, और थोड़ा एक्सपीरियंस भी था क्योंकि स्टेज पे ऐसा ही कर रही थी, खुद ही डायरेक्ट भी कर रही थी और एक्ट भी कर रही थी। बाकी ये एडिटर के इनफैक्ट मैंने कलर करेक्ट भी किया है फिल्म, वो सॉफ्टवेयर तो समझिए अभी 2 महीने पहले ही सीखा है और फिर फिल्म के कलर पे भी काम किया है जी। तो ये सब फिर खुद इसीलिए करना पड़ा। तो इसमें थोड़ी सी हम चाहेंगे शॉर्ट में थोड़ी सी आप स्टोरी बताएगा, अगर आप बता सकती हैं तो, क्योंकि कुछ चीजें रहती हैं कभी कभी, अगर आप कुछ वो लाइन स्टोरी बता सकते हैं हमारे दर्शकों को तो जरूर जानना चाहेंगे ये तूफान मेल, क्योंकि नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, तूफान मेल। जी, तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक रियल घटना पे आधारित है कि 1970 में एक औरत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरी, ये सच्ची घटना है। 1970 मतलब अर्ली 1970 में, और स्टेशन से उतर के उन्होंने कहा कि मैं अवध की वारिस हूँ, मैं वाजिद अली शाह के वंशज हूँ और मुझे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलना है, और मुझे मेरे जो अवध की सारी प्रॉपर्टी थी जो अंग्रेजों ने एनेक्स कर ली थी, अब मैं आ गई तो मुझे वापस कर दी जाए क्योंकि वो तो मेरी प्रॉपर्टी है। और इसके बाद ये महिला बेगम विलायत महल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में, फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में 11 साल तक रही। तो ये मेरे लिए बड़ी फैसिनेटिंग चीज थी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, सच में कोई आके कह रहा है कि भाई मैं तो रानी हूँ और मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे दो, और कोई वेटिंग रूम में रहता रहे 11 साल तक। तो इसका मैंने, ये तो रियल इंसिडेंट है, इसका मैंने एक पोएटिक फिक्शनल टेक लिया है। तो सिर्फ हमारी कहानी में ये है कि एक महिला उतरती है और बोलती है कि मुझे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलना है, उसके बाद उस स्टेशन पे क्या होता है। और 1974 में एक बहुत बड़ी 18 दिन की रेलवे स्ट्राइक भी हुई थी, तो मुझे वो एक टाइम पीरियड पॉलिटिकली बहुत इंटरेस्टिंग मिला कि एक तरफ स्ट्राइक हो रही है, वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, एक डेमोक्रेसी की बात हो रही है कि वर्कर्स भी स्ट्राइक कर सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछ सकते हैं। दूसरी तरफ एक ये मोनार्की वाली एक रानी आ गई है जो कह रही है सब कुछ मेरा है। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें आपने इस फिल्म में रखी हैं, और लेकिन वाकई जो भी आपने शॉर्ट में बताया वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा ही मुश्किल होता है कि एक फिल्म को बनाना, क्योंकि फिल्म में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और जब आपने कहा 0 बजट में बनाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वाकई जैसा आपने बताया कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं भी देखूंगा आपकी फिल्म, और समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करते और कुछ और हम आपसे बातचीत करते आपके काम को लेकर, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। इट वाज रियली नाइस, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड होपफुली आप जल्दी फिल्म देखें। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री और निर्देशिका आकृति सिंह से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।